हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट का, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री को पढ़ने के जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, व्हाट आर द सोर्सेज। फाइन, ये वीडियो जो है RIMC RMS सैनिक स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, सो लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। हिस्ट्री अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हिस्ट्री सब्जेक्ट आते ही, ये वर्ड दिमाग में आते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पास्ट के बारे में। ठीक है, कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट के बारे में। और मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हिस्ट्री, किसी से पूछो कि हिस्ट्री क्या है तो सब यही बोलते हैं हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड है हिस्ट्री, इस वर्ड को हमने ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया है। फाइन, इस वर्ड को हमने ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया है और ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से इसको डिराइव किया गया है। फाइन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया? हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज अटेन्ड, नॉलेज acquired or attained after investigation. फाइन, मतलब जो नॉलेज हमें मिली है, कैसे मिली है, किस तरह से मिली है? इन्वेस्टिगेशंस करके, जांच पड़ताल करके। ठीक है, अब डायनासोर्स की हड्डियां अगर हमें मिली तो हमने उनको स्टडी किया, कार्बन डेटिंग की वजह से हमें पता चला कि वो कितने साल पुरानी है। ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी हड्डी उठा के देख ली कि हाँ भैया ये एक हड्डी है और इसको हमने सजा के रखना है, ऐसा नहीं है। उनको डायनासोर्स के स्केलेटन्स मिले, उन्होंने उनको रिकंस्ट्रक्ट किया, उनकी कार्बन डेटिंग की और उसके बाद उन्हें उनके बारे में नॉलेज मिली। क्योंकि जब डायनासोर्स अर्थ के ऊपर थे तब हम में से तो कोई भी नहीं था, तो हमें कैसे पता कि वो कार्निवोरस थे, ओमनिवोरस थे, वेजिटेरियंस थे, वो उड़ते थे, रेप्टाइल्स थे? कैसे पता भाई? by carbon dating, by studying their skeletons, by reconstructing them। तो उसमें क्या गया? हमारी इन्वेस्टिगेशन गई ना। यही हिस्ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग है। फाइन, अब आते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। फाइन, अब ये जानने वाली बात है कि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है हिस्टोरिया, ये कहाँ से आया, किसने दिया, किसके दिमाग की उपज रही होगी कि हिस्टोरिया भी एक वर्ड हमें बनाना है? तो ये जो टर्म है, इस टर्म को दिया था ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने। फाइन, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने सबसे पहले इस टर्म को इन्वेंट किया था और उसी टर्म से बाद में फिर हिस्ट्री वर्ड जो है बना। तो कह सकते हैं कि हेरोडोटस जो है उन्होंने इस वर्ड को इन्वेंट करने में पूरी हेल्प की थी। ओके, अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना सबको लगता है अरे यार बोरिंग सब्जेक्ट है, हम क्यों पढ़ें इसे, क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की। इनफैक्ट मोस्टली क्लास में जब मैं होती हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कई पॉइंट्स पे। ठीक है, बच्चे यही पूछते हैं कि मैम जो होना था वो तो हो गया, अब हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ के क्या फ़ायदा होगा? सो बेटा फ़ायदा ये रहेगा, अगर हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस की बात करें। फाइन, तो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज रहा है इंग्लिश में। ठीक है, फ्रेज क्या है? वन हु नोज द पास्ट could control the future। मतलब जिसको पास्ट के बारे में पता होता है ना वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। सो पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तीन मेजर चीज़ों के लिए। पहला तो टू नो अबाउट the
स्ट्रगल्स ऑफ मैनकाइंड। फाइन, कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने किस किस चीज़ में किस तरह से स्ट्रगल किया है, क्या सिनेरियो रहा। ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो रहते थे उस टाइम पे उनको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, उस चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। मेडिवल हिस्ट्री में हम कहते हैं कि मुगल्स आए थे इंडिया में, दिल्ली सल्तनत ने हमारी कंट्री पे रूल किया था, तो उस रूल के टाइम पर हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो हमें पता चलता है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए और उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, क्यों किया, और उससे हमारी कंट्री के लोगों को क्या हुआ, क्या उनको झेलना पड़ा, किन चीज़ों से उनको निकलना पड़ा, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। राइट, इसके साथ साथ हमें और क्या पता चलता है, टू नो अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हिस्ट्री में सिर्फ हम उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। स्टोन एज में अगर हम जाएं तो उन्होंने फायर की डिस्कवरी की थी कि आग कैसे जलाते हैं, उन्होंने व्हील बनाया था और वही व्हील आज के मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने वेपन्स, चाहे स्टोन के वेपन्स बनाए थे पर उन्होंने टूल्स एंड वेपन्स बनाए थे, जिसकी वजह से आज के सिनेरियो में हम उन वेपन्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह से, मेटल का बनाकर यूज़ करते हैं पर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन डिस्कवर किया था। आज का एरोप्लेन और उस टाइम की फ्लाइंग मशीन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने डिस्कवर तो किया था। फाइन, थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया, और उस डिस्कवरी की वजह से आज हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या नहीं कर सकते, वी आर डूइंग वंडर्स। सो वो है किस वजह से, वो हमारे एंसेस्टर्स की अचीवमेंट्स की वजह से है। और अगर हमें इनके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम आगे कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे। फाइन, एंड थर्ड थिंग, इससे हमें क्या पता चलता है, टू नो अबाउट देयर मिस्टेक्स। कि हमें उनकी गलतियों का पता चल जाए कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, कहाँ पर वो गलत थे, किस किस चीज़ की उन्होंने गलती की थी, ताकि हम उस गलती को ना दोहराएं। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, हमें पता था क्या सिनेरियो रहा, किस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। फाइन, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हमें पता था क्या सिनेरियो रहा। तो हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 को होने से तो रोकेंगे ना। फाइन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई सिनेरियो ना बने कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसको कंडक्ट करने की नौबत आए। फाइन, तो इन सभी चीज़ों की वजह से, इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ही हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब हिस्ट्री जो है दैट इज़ अ सब्जेक्ट। फाइन, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी महान इंसान ने कभी ना कभी तो इसको पढ़ना शुरू किया ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ भैया अपने आप से, जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, वहीं कोई नीचे बैठा हुआ था पेड़ के, उसके उस सर पे कोई किताब गिर गई और उस किताब ने उठा के मतलब रोना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज़ मुझे पढ़ लो, प्लीज़ मुझे पढ़ लो। तो ऐसा नहीं हुआ था। हर चीज़ जो भी बनती है, जो भी बन के तैयार होती है, उसके लिए धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन्स जो हैं रखने पड़ते हैं, और उसके बाद जाकर वो चीज़ जो है हमारे यूज़ करने के या पढ़ने लायक बनती है। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में, लाइक नॉट इन इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो फादर ऑफ हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है वो हेरोडोटस को ही कंसिडर किया जाता है। और हेरोडोटस को ये जो टाइटल है फादर ऑफ हिस्ट्री, ये टाइटल दिया था सिसेरो ने। सिसेरो जो है रोमन ऑरेटर थे, ठीक है, उन्होंने हेरोडोटस को ये टाइटल दिया था। फाइन, सिसेरो ने ये टाइटल जो है फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल हेरोडोटस को दिया था। वो एक रोमन ऑरेटर थे। अब हेरोडोटस को ये टाइटल दिया क्यों गया था, क्योंकि उन्होंने एक डिटेल्ड क्रॉनिकल्स लिखे थे ग्रीको पर्शियन वॉर्स के ऊपर। फाइन, ग्रीको पर्शियन वॉर्स के ऊपर हेरोडोटस ने एक बहुत ही डिटेल क्रॉनिकल्स लिखे थे जो कि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। तो फिर सिसेरियो ने उनको ये टाइटल दे दिया हेरोडोटस को। फाइन, बट कई जगह पे हेरोडोटस जो घूम कर उन्होंने नॉलेज को अचीव किया है, उस नॉलेज में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो कि मतलब
मानना थोड़ा सा मुश्किल था। उन्होंने अपने एक नोट में लिखा था कि वो एक ऐसे इंसान से मिले जिसका फेस नहीं था और उसकी आंखें उसकी चेस्ट पे थी। सो इसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसा बोलते थे कि ही वॉज द फादर ऑफ लाइज। फाइन, फादर ऑफ लाइज, क्योंकि उनकी कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, दे आर नॉट गलेबल। फाइन, उन्होंने एक नोट में एक क्रॉनिकल में ये भी लिखा था कि उन्होंने ऐसी एंट्स देखी थी जो गोल्ड खोद के निकालती हैं मिट्टी से। तो ऑब्वियसली ऐसी कोई एंट्स अभी तक साइंटिस्ट को तो मिली नहीं है। तो उनकी कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने वो स्टोरीज अपनी मन से बनाई हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ लाइज भी बोला जाता था। फाइन, सो ये तो हो गए वेस्टर्न वर्ल्ड के फादर ऑफ हिस्ट्री। इनके बारे में देर आर मोर डिटेल्स कि इनका बर्थ प्लेस कौन सा था, डेथ प्लेस कहाँ पे था, इनके पेरेंट्स कौन थे। ठीक है, ये सारे के सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी इस वीडियो में। एक PDF लिंक होगा, उसमें आपको ये डिटेल्स सारी की सारी शेयर कर दी जाएंगी। राइट, नेक्स्ट इज फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का फादर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? तो इंडियन हिस्ट्री के जो फादर हैं वो कंसिडर किया जाता है none other than मेगास्थनीज। फाइन, मेगास्थनीज को हम इंडियन हिस्ट्री का फादर कंसिडर करते हैं। एंड मेगास्थनीज जो है वो इंडिया आने वाले फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर थे। फाइन, ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर जो इंडिया आए थे। अब इनको इंडिया भेजा किसने था? इनको इंडिया भेजा था सेलेकस ने। फाइन, सेलेकस जो है वो भी ग्रीस के राजा थे। उन्होंने इनको भेजा था कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे आके मेगास्थनीज ने इंडिया घूमा। इंडिया को घूमने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और उसके बाद इन्होंने ना इंडिया के ऊपर छोटे छोटे क्रॉनिकल्स लिखे थे। ठीक है, और उन क्रॉनिकल्स को बाद में कंपाइल किया गया और कंपाइल करके उनको नाम दिया गया इंडिका। ठीक है, अब मोस्टली बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने ही इंडिका बुक लिखी है। नो, ऐसा नहीं है। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक नहीं लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिया के ऊपर छोटे छोटे क्रॉनिकल्स लिखे थे और उन क्रॉनिकल्स को बाद में ग्रीक राइटर्स ने या ग्रीक ऑथर्स ने कंपाइल किया था। फाइन, और उनकी कंपाइलेशन के बाद एक बुक बनाई गई थी और उस बुक का नाम इंडिका रखा गया था। इज दैट क्लियर? प्लीज इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। सो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिशप विलियम स्टूप्स को कंसिडर किया जाता है। और इन्हें क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि 19th सेंचुरी में इन्होंने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे मेडिवल हिस्ट्री के, उनको इंग्लैंड के स्कूल्स में पढ़ाया जाने लगा और ऐसा माना जाने लगा कि जो इन्होंने रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो इन्होंने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, वैसे रिकॉर्ड्स ना तो कोई लिख सकता है ना ही कोई मेंटेन कर सकता है। फाइन, सो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फादर्स कौन कौन थे। फाइन, अब आते हैं हम हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब मैंने बताया हिस्ट्री में हम लोग एक डिटेल्ड स्टडी के बारे में हम एक डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं टाइम के बारे में। इसको आप टाइम ट्रेवल भी बोल सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आप कहीं जा नहीं रहे हो। आपका ये जो टाइम ट्रेवल है कहीं आपको लेके नहीं जा रहा, आप अपने ही कमरे में बैठ के बुक पढ़ रहे हो और उस बुक के थ्रू आप अपनी इमेजिनेशन से टाइम ट्रेवल कर रहे हो। फाइन, सो अब आते हैं हम टाइम पीरियड्स के ऊपर। ठीक है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो हमारे माइंड को एक टाइम ट्रेवल फेज पे ले जाती है। ठीक है, हम लोग फिजिकली तो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं इसमें, लेकिन हमारी जो इमेजिनेशन है उसके थ्रू हम काफ़ी हद तक टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड की हमें पता चल जाती हैं। तो जो टाइम है इसमें उसका डिवीजन कैसे हो रखा है? सबसे पहला टाइम पीरियड आता है हमारे पास प्री हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री, उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री एंड लास्ट में आता है हिस्ट्री। फाइन, तो प्री हिस्ट्री जो है ओल्डेस्ट टाइम पीरियड है। ठीक है, एंड प्री हिस्ट्री में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है।
कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने चीज़ें लिखी ना हो, क्योंकि मोस्टली हिस्टोरियंस जो है वो कंसिडर करते हैं कि उन्होंने रिटन रिकॉर्ड्स इसलिए नहीं मेंटेन किए क्योंकि उस टाइम पे हैंड राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फाइन। उसके बाद आ जाओ प्रोटो हिस्ट्री पे। तो प्रोटो हिस्ट्री जो है ये टाइम पीरियड है बिटवीन प्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, इस टाइम के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए हैं, हमें पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, कौन सी लैंग्वेज है। फाइन, सॉरी, रिटन रिकॉर्ड्स are available but not deciphered। डेसिफर्ड मतलब हम उन्हें कंप्लीटली ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू सम रीजंस। या तो वो जो स्क्रिप्ट जिसमें उन्होंने लिखा है वो स्क्रिप्ट या लैंग्वेज आज के टाइम में कोई बोलता नहीं है, कहीं पे यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है, इस वजह से। ओके, उसके बाद आ जाओ हिस्टोरिक। हिस्ट्री या हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है इसकी हमारे पास पूरी की पूरी सिस्टमैटिक डिटेल्स अवेलेबल। फाइन, हमारे पास इस टाइम पीरियड की पूरी सिस्टमैटिक डिटेल टाइमलाइन जो है वो अवेलेबल है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। फाइन, एंड इसके लिए इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं। कुछ रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास लैटिन में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, मतलब अलग अलग एरिया से कहीं पे भी जाओगे। जैसे अब इंडिया में अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करो तो इंडिया की जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये थे हिस्ट्री के टाइम पीरियड्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर आते हैं हम। कुछ चीज़ें जो आज के वीडियो में मैंने बोली हैं जिसका आपको शायद मतलब ना पता हो। पहला तो है वर्ड टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? टाइमलाइन एक पूरी सीक्वेंस होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। ठीक है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी उनकी अकरेंस रही है, वो सारे के सारी जो है टाइमलाइन में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब सपोजिटली पहले गीज़ा के पिरामिड्स बने, ठीक है, फिर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ और उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, क्योंकि गीज़ा के पिरामिड्स सच में जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले के, आज के काफ़ी टाइम पहले बने थे। फाइन, उसके बाद आता है क्रोनोलॉजी। फाइन, क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है? क्रोनोलॉजी मतलब अ प्रॉपर सीक्वेंस जिसमें इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनोलॉजी, कि ये इन चीज़ों की क्रोनोलॉजी है। आप पहले कोई चीज़, आप पहले बुक खरीदोगे, उसे खोलोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, फिर पेपर देने जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिना किताब के भेज देंगे घर वाले कि जाओ पेपर देकर आओ। फाइन, तो हर चीज़ का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और उसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। फाइन, अब नेक्स्ट जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसके बारे में मतलब हिस्ट्री वैसे बहुत ही कम लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं इसका ये जो डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूँगी ना, ये डिफरेंस बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है भाई। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट होते हैं। ठीक है, तो क्या है वो चीज़? BC, AD, CE एंड BCE, सॉरी। ठीक है, अब हम हिस्ट्री में पढ़ किसके बारे में रहे हैं? टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइम का जो डिवीजन है वो किस हिसाब से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कैसे हम उसे पढ़ेंगे, किस तरह से उसको समझेंगे या कंसिडर करेंगे, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, पोप डायनोसियस। फाइन, ये नाम याद रख लेना। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम ऐसा क्यों है। पोप डायनोसियस।
फाइन। पोप डायनोसियस जो थे क्रिश्चियन थे और उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, मान लो ये एक टाइम लाइन है, तो इस टाइम लाइन पे जो 0 है वो क्या है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है, तो ये आइडिया किसका था, पोप डायनोसियस का, कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ पॉइंट रखेंगे। ठीक है, बर्थ डेट जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, उससे पीछे का जो टाइम है इस क्राइस्ट, ठीक है, बीसी का मतलब यही होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, ठीक है, जो भी हुआ वो बीसी में आ गया, और इसके बाद जो भी होगा उसको हम एडी में रखेंगे। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। सो एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द नेम ऑफ लॉर्ड। ठीक है, कुछ लोग इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं, मोस्टली बच्चों से मैंने यही सुना है कि एडी का मतलब होता है मैम आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ किसकी डेथ भाई, अब जीसस क्राइस्ट अगर आ गए तो आके क्या अगले दिन ही वापस चले जाएंगे धरती से, एक दिन में मर के चले गए वो, और फिर अगर जीसस क्राइस्ट मर भी गए तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ और उनकी डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है इन द नेम ऑफ लॉर्ड। फाइन, इन द नेम ऑफ लॉर्ड। फाइन, इज इट क्लियर कि जीसस क्राइस्ट के नेम में या उनके पैदा होने के बाद जो भी चीज़ें हुई, तो अगर मैं कहूँ कि अभी हम 2022 एडी में हैं, सो यस दैट इज करेक्ट, हम 2022 एडी में ही हैं। ठीक है, अब कुछ लोग जैसे कि फॉर सपोज ज्यूइश पीपल, ठीक है, जिनका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसे थे कि हम बीसी और एडी कंसिडर नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपना टर्म दे दिया, उन्होंने इसको नाम दिया BCE, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर करंट एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और एडी को उन्होंने नाम दे दिया CE, यानी कि करंट एरा। ठीक है, उन्होंने कहा भाई हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, हम जीसस क्राइस्ट को नहीं मानेंगे, हमारे लिए नो इन द नेम ऑफ लॉर्ड, हमारे लिए CE रहेगा। तो 2022 को हम AD भी बोल सकते हैं, हम CE भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। इज इट क्लियर? अब BC जो है वो उल्टा काउंट करते थे हम लोग, और AD जो है उसको हम लोग सीधा काउंट करते हैं। फाइन, ये भी एक चीज़ है, इसको भी प्लीज़ अंडरस्टैंड रखना, दिमाग में रखना। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फाइन, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? फाइन, हिस्टोरिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हमें हिस्ट्री को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। फाइन, हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इन अ बेटर मैनर। ठीक है, हमें हिस्ट्री को एक बेटर मैनर में समझने में हेल्प करते हैं, इन्हीं की वजह से हमें हिस्ट्री हम पढ़ भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं, वरना डायनासोर्स जब थे तब हम नहीं थे, अकबर और बाबर जब थे तब हम नहीं थे, इब्राहिम लोधी और बाबर की जब लड़ाई हो रही थी तब हम तो डेफिनेटली नहीं थे, किसी को नहीं पता, हम में से किसी ने भी 1526 की बैटल नहीं देखी है। ठीक है, फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी हम नहीं थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, पर हम तो नहीं थे ना, तो हम कैसे समझे, हम कैसे पढ़े उस चीज़ को? विद द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है यूजुअली हमारा पहला सोर्स जो है दैट इज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो है ये ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं। ओरिजिनल सोर्सेज मतलब ये सोर्सेज तब मेंटेन किए गए थे, तब रिकॉर्ड किए गए थे जब वो इंसिडेंट हो रहा था। ठीक है, जैसे कि हमारे वेदास, वो प्राइमरी सोर्स है, उनको उसी टाइम पीरियड में लिखा गया है। ऋग्वेदा में अर्ली आर्यंस की लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है, वो उसी टाइम दी गई है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ सेकेंडरी सोर्स के ऊपर।
सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो प्राइमरी सोर्स से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ गया हमारा सेकेंडरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। अब मैं महात्मा गांधी के ऊपर एक बायोग्राफी लिख दूं तो मैं जो भी लिखूंगी महात्मा गांधी के ऊपर वो मैंने उनके बारे में पढ़ के जो समझा है वो होगा, ठीक है। तो वो मेरा वर्जन होगा कि महात्मा गांधी कैसे थे, ना कि महात्मा गांधी का खुद का वर्जन होगा, क्योंकि उनका तो मैं इंटरव्यू नहीं ले सकती ना, वो तो बेचारे शहीद हो चुके हैं, वो तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स जो है उसी टाइम पे, ओरिजिनल सोर्स की उस टाइम पे जब कोई इंसिडेंट हो रहा है तभी उस चीज़ को रिकॉर्ड करके उसमें लिखा गया है। और सेकेंडरी सोर्स जो है इसमें हमारी क्रिटिसिज्म आ जाती है, बायोग्राफीज आ जाती हैं, जो हम बाद में लिखते हैं जब वो प्राइमरी सोर्स जो है या जो मेन इवेंट जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर अगर कुछ लिखूंगी तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को कैसा समझा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ है। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि हाँ ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की थी। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस ने दोनों ने अपने आप को समझाने की कोशिश की बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से चीज़ें समझ नहीं आई, फिर ब्रिटिशर्स इंडिया पे हार्ड हो गए। तो वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, आज के टाइम पे वो सिनेरियो नहीं है, फाइन। इसके अलावा हमारे पास रिटन सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी बाद में आई है, लेकिन स्टिल इंडिया में तो प्रिंटिंग प्रेस चलो यूरोपियंस ही लेकर आए थे, लेकिन स्टिल जो पुराने टाइम से आ रहे हैं हम लोगों ने चीज़ों को लिखा है, हमने बुक्स को लिखा है, ठीक है, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में लिखा है, चाहे इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में, चाहे पत्तों पर लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी पुराने से पुराने रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स क्या करते हैं, मॉन्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, उसके आर्किटेक्चरल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे जो आर्किटेक्चरल पॉइंट था वो कैसा था, किस तरह से था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम मिलके एक्सकवेट करते हैं। इसका लाइव एग्जांपल हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो उनकी टीम है उन्होंने खोद के ही निकाला है, ठीक है। कहीं पे ऐसे नहीं पड़ी हुई थी कि लो ये मैं हूँ प्लीज़ पढ़ो मेरे बारे में, ऐसा कहीं नहीं था, ठीक है। हमने उसको पूरा का पूरा एक्सकवेट किया है, ढूंढा है, उसके बारे में पढ़ा है, कार्बन डेटिंग की हेल्प से, रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से ही पढ़ी हैं। और इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, ग्रेट बाथ मिली, कुछ टूटे हुए घर मिले, ग्रेनरीज मिली, इंस्क्रिप्शंस मिली, सील्स मिली, ठीक है, फिर बीड्स मिली, ज्वेलरी मिली। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर छोड़ दें और कहीं पे चले जाएं तो जितनी भी हमारी पुरानी साइट्स होती हैं वहाँ पे हमें एक्सकवेशन में केव पेंटिंग्स मिलती हैं, बोन्स मिलती हैं, कॉइन्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम जो है हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, फाइन। सो क्लास ये तो था हमारा आज का सेशन, हिस्ट्री की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आप इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव डेफिनेटली सीख पाए होंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ DCG की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड वील मीट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।